नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे आरक्षण पर रार और तकरार जो कि लगातार जारी है। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर जितनी बातें हो रही हैं, और दूसरा युवक कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला आज भोपाल में। और उसके बाद दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं, इनके लिए ये निकाय चुनाव और ये आरक्षण दोनों ही बड़ी चुनौती बन गए हैं। क्या कांग्रेस प्रदर्शन करके माहौल बना पाएगी? कांग्रेस प्रदर्शन नहीं, प्रायश्चित करे, ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है। और ये भी कहा है कि कांग्रेस ने पिछली बार करीब हजारों वादे ऐसे थे जो झूठे किए हैं। तो सरकार का निकाय और पंचायत चुनाव में महाविजय का संकल्प है, उन्हें ऐसे प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो रार तकरार चल रही है, भाजपा कांग्रेस दोनों आमने सामने है, तलवारें खिंची हैं। कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाया, मिशन 2023 के लिए जनता के बीच वादों का पिटारा खोलने के लिए प्लान बनाया, तो वहीं युवा शंखनाद भी है। कांग्रेस की यूथ विंग और महिला कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ शंखनाद किया। कांग्रेस के शंखनाद में कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के पास सिर्फ 3 चीजें बची हैं, पुलिस, प्रशासन और पैसा। तो वहीं युवा कांग्रेस ने 2023 में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। अब कांग्रेस की इस कवायद को भाजपा आड़े हाथ ले रही है। भाजपा की माने तो युवा कांग्रेस को प्रदर्शन नहीं, प्रायश्चित करना चाहिए। कांग्रेस ने पिछली बार भी जनता से 1000 वादे किए, सब झूठे रहे। अब ओबीसी पर भले ही जमकर सियासत हो, लेकिन कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन फिलहाल सरकार का जो पूरा ध्यान, या यूं कहें कि पूरा जो फोकस है, वो निकाय और पंचायत चुनाव में महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद का है, जिससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। देखिए, प्रदर्शन हो गया, आरक्षण को लेकर उठापटक चल ही रही है। निकाय चुनाव की तारीखों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बहुत कुछ क्लियर कर चुका है। ऐसे में क्या होगा, बड़ी चुनौती दोनों के लिए है। और आज प्रदर्शन भी हुआ, बहुत सारी बातें कही गई हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 3 चीजें बची हैं, पुलिस, पैसा और प्रशासन। जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू नहीं करेगा। अब यूथ कांग्रेस उस सरकार को ठोकने का काम करेगी। अति शिक्षक फाइन भर रहे हैं, बहनें मर रही है, और ये सोचने को तैयार नहीं है। और आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इस युवा शंखनाद पे एक ऐसा बदलाव आएगा पूरे मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी, जो 2023 में आपको मुख्यमंत्री बनाने का। प्रदर्शन की जगह अगर प्रायश्चित करे युवक कांग्रेस तो ज्यादा अच्छा है। जो उनके नेता थे उन्होंने घोषणा की थी रोजगार देने की, 15 महीने में कितने को रोजगार दिया। जो उनके नेता थे उन्होंने घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ता देने की, क्या किसी एक को भी दिया? तो इसलिए प्रायश्चित अगर करे युवक कांग्रेस तो शायद जनता को ज्यादा समझ। देखिए, तो एक तरफ प्रदर्शन, एक तरफ ओबीसी आरक्षण, एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई, और उसके बाद चुनाव की कुछ कुछ तारीखों पर जो बातें अब तक आई हैं, वो तमाम चीजें। अब इन सब के बीच में क्या करा जाए, क्या समझा जाए? क्या कांग्रेस वाकई जिस कहते हैं ना एक अग्रेसिव मूड में नजर आई और जिस तरीके से सड़कों पर उतरी है, क्या वाकई वो एक अटेंशन जो है जनता की, देखिए बहुत फर्क पड़ता है बहुत सारी चीजों से। मुद्दे बहुत मैटर करते हैं, ये हम हमेशा कहते आए हैं। जब भी इलेक्शन होता है मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब इस तरह से विपक्ष यदि जोश में नजर आए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनको लगता है कि हमें निकाय और पंचायत चुनाव पर पूरा फोकस करना है। महाविजय का हमारा जो संकल्प है उसका शंखनाद हम कर रहे हैं। हमें इन तमाम चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और ये जो यूथ कांग्रेस है या कांग्रेस है और ये जो प्रदर्शन है, ये लोग प्रायश्चित करें, अब इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। बहरहाल आगे क्या रार तकरार तो हो रही है, आरक्षण को भी लेके देख लीजिए और तमाम चीजों को भी लेके देख लीजिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता शाहवर आलम जी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहवर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता हैं योगेश गुप्ता जी। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले
योगेश जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो यूथ विंग है बड़े प्रदर्शन के साथ थी, बहुत सारे मुद्दे थे, महत्वपूर्ण मुद्दे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने कहा कि प्रदर्शन ना करके प्रयासित करें, क्योंकि पिछली सरकार के वक्त भी जब ये तमाम चीजें हुई, जब मुद्दों की बात हुई, तो आपने हजारों वादे झूठे करे हैं। आज ये वादे हैं, एक ये सवाल। दूसरी चीज कि आरक्षण पर जो रार तकरार है, हमने बहुत सारी चीजें देख ली, आपको लग रहा है कि आरक्षण के साथ ही ये इलेक्शन हो पाएगा अभी की जो स्थिति बन गई है? आज हमारी यूथ कांग्रेस ने जो महंगाई और बेरोजगारी जो मुख्य मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में 35 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर पिछले 17-18 साल से प्रदेश के मुखिया शिवराज जी, बावजूद इसके हमारा युवा बेरोजगार है, हमारा किसान लाचार है। हाँ, तो प्रायश्चित किसको करना चाहिए? शिवराज जी को करना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी को प्रायश्चित अगर करना चाहिए तो इसलिए करना चाहिए कि 23-24 हजार से ज्यादा झूठी घोषणाएं करने वाले प्रदेश के मुखिया शिवराज जी हैं। 23 हजार से ज्यादा आत्महत्या हमारे किसानों ने मध्य प्रदेश में उनके पुराने कार्यकाल में 4 हजार से ज्यादा आत्महत्या अभी वर्तमान में 2 साल में हुई है। इसके लिए शिवराज सरकार को अवश्य प्रायश्चित करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बलात्कार के बढ़ते हुए मामलों को लेकर नरोत्तम मिश्रा जी को प्रायश्चित करना चाहिए। हमारे कृषकों से जो उपज खरीदी गई है उसका भुगतान न करने के लिए शिवराज प्रशासन को अवश्य प्रायश्चित करना चाहिए। नल जल बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के लिए पिछले 17-18 वर्षों से प्रदेश के मुखिया शिवराज जी है, इसके लिए उनको अवश्य प्रायश्चित करना चाहिए। आज भोपाल, जबलपुर, इंदौर संभाग जैसे, सागर संभाग जैसे शहरों की बात करें तो 19 से 20 कॉलोनियों में रोज 4 से 5 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। वहीं इनसे लगे हुए गांवों की बात करें तो 10-10, 12-12 घंटे बिजली बत्ती गुल है, बिजली का बिल फुल है। इनके 2 वरिष्ठ मंत्रियों का वीडियो वायरल हुआ है, कमल पटेल और विद्युत मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच में जो वार्तालाप हुआ है वो काफी संगीन इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है कि किस प्रकार आज पूरा मध्य प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ है। बंटाधार शिवराज है, इसके लिए उनको प्रायश्चित करना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस द्वारा जो आज ध्यान आकर्षण के लिए मध्य प्रदेश की जनता के हित से जुड़ों को मुद्दों को लेकर जो प्रदर्शन किया गया था उस पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज और वाटर कैनन के लिए शिवराज प्रशासन को प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से किए गए प्रदर्शन पर अगर आप लाठीचार्ज करते हैं तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन कहलाता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। रही बात कमलनाथ जी ने अपने 15-11 महीने के कार्यकाल में क्या किया तो मैं बताता हूँ। उन्होंने 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया, उनके बिजली के बिल हाफ किए। इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से उन्होंने सभी वर्गों के लिए 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी। पंडितों का, पुजारियों का मानदेय डबल किया, वृद्धावस्था पेंशन को डबल किया, 1500 से ज्यादा गायों का, गौशालाओं का निर्माण किया। महाकाल मंदिर परिसर के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया। राम मन पथ गमन के लिए उन्होंने एक प्रॉपर नक्शा तैयार किया ओम के बेस पर, जो हमारे ओंकारेश्वर से लेकर और महाकाल परिसर से लेकर इस तरह के तमाम वो काम माननीय कमलनाथ जी ने अपने 11 महीने के अल्पकालीन कार्यकाल में किए। इन्वेस्टर मीट जो मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश के माध्यम से 70,000 करोड़ का निवेश आया मध्य प्रदेश में, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि 70% रोजगार हमारे युवाओं को देना पड़ेगा, जिसमें से आज कई फैक्ट्रियां, कई कारखाने चालू हो चुके हैं और उनमें हमारा युवा रोजगार कर रहा है। युवा स्वाभिमान योजना के माध्यम से 19,000 से ज्यादा युवाओं को स्किल्ड बनाया, उनको 4,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय भी दिया। विवाह, कन्या विवाह योजना की राशि 19,000 से बढ़ाकर 51,000 की गई। ये तमाम वो जनहितकारी योजनाएं हैं जो माननीय कमलनाथ जी कहते नहीं है, करते हैं। हमारे वचन पत्र में शामिल था कि हम ओबीसी वर्ग के हितों को साधेंगे। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने सर्वप्रथम ओबीसी वर्ग के लिए महाजन आयोग का गठन किया। तत्पश्चात दिग्विजय सिंह सरकार ने उसको 14% ओबीसी आरक्षण के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की व्यवस्था करी, परिसीमन किया। अगर हमारी सरकार गिराई नहीं गई होती तो यकीन मानिए हम 27% ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में नगर निगम और पंचायत के चुनाव संपन्न करा चुके होते। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। शाहवर आलम जी, कमलनाथ ने एक बात बोली है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ पुलिस, प्रशासन और पैसा, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आज जिस तरीके से यूथ कांग्रेस और तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं,
मुद्दे महत्वपूर्ण थे। देखिए बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। किस तरह से लेता है सत्ता पक्ष? देखिए, आज का जो प्रदर्शन था वो मूल रूप से दूसरे कांग्रेस के पक्ष को ये बताने के लिए था कि अगले मुख्यमंत्री के दावेदार कमलनाथ जी ही होंगे, और ये स्पष्ट भी किया गया मंच से। बाकी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात आरक्षण की अगर की जाए तो आपको याद होगा कि पूर्व में सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली थी चुनाव कराने के लिए, और 27% आरक्षण के साथ ही तैयारी थी। लेकिन 7 दिसंबर को जया ठाकुर और जाफर, जो इनके कांग्रेस के नेता हैं, उनके द्वारा याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसका नुकसान आज मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग भुगत रहा है। इसके पीछे दोषी अगर कोई है तो वो केवल और केवल कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है अभी भी कि आरक्षण के साथ चुनाव हो, और इसीलिए शिवराज जी विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। कल गए थे वो दिल्ली, जेपी नड्डा जी को भी उन्होंने अपनी मध्य प्रदेश की पूरी इस स्थिति से अवगत कराया। तो अगर कहीं ना कहीं खामी है आरक्षण के मामले में, तो ये कांग्रेस इसमें पूरी तरह से दोषी है। वो 7 दिसंबर की याचिका। जी ठीक है शाहवर जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसमें तो ये आया है कि सरकार की तरफ से जो ट्रिपल टैक्स होता है, जो चीजें पूरी होनी थी, वो रिपोर्ट अधूरी है, तो उसमें तो सरकार की तरफ से बात की गई है। देखिए राखी जी 38 जिलों में निरीक्षण किया गया। ओबीसी 58% आबादी है, उसकी रिपोर्ट लगभग 650 पेज की रिपोर्ट वो दी गई। लेकिन जो मामला बीच में जो 7 दिसंबर का मामला था याचिका का, उसने ये खेल गड़बड़ कर दिया। अब इसके पीछे किसकी मंशा थी? कांग्रेस ने क्यों उन लोगों को भेजा? क्या ये आरक्षण के पक्ष में नहीं थे, या ये चाहते थे कि सरकार इसका लाभ ना ले ले? ये कारण थे, ये वो जाने। लेकिन आज जो नुकसान हुआ है वो केवल और केवल इसके पीछे कांग्रेस ही दोषी है। शाहवर जी, ऐसा नहीं लगता कि आज जो प्रदर्शन हुआ, बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो लोग थे, यूथ विंग थी, वो जुड़ी थी, और निश्चित तौर पर जो मुद्दे उठाए गए, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, आरक्षण तो एक अपनी जगह है, इसको लेकर जो प्रदर्शन किया गया, एक माहौल अच्छा बनाने की कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से, एक बड़ा प्रदर्शन काफी समय बाद देखने को मिला। तो लगता है क्योंकि इलेक्शन नजदीक है तो कुछ एक बड़ा माहौल बन पाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी सच मानिए तो ये चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो। कांग्रेस का विपक्ष ही कहां बचा है? ना केंद्र में, ना राज्यों में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मैंने पहले उल्लेख कर दिया है कि ये प्रदर्शन तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया गया है। तो भाई आप अगर नेता प्रतिपक्ष बना लाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो होंगे। ये तो केवल और केवल ये स्पष्ट करना था कि मुख्यमंत्री के दावेदार कमलनाथ जी। इसके अलावा मुझे लगता है कुछ नहीं। हमारे साथी अभी बोल रहे थे भारतीय जनता कांग्रेस के नेता कि पिछली सरकार ने बहुत काम किया। 15 महीने की जिस सरकार में काम हुए थे, तो 15 महीने की सरकार के बाद 2018 के बाद मध्य प्रदेश में 2 चुनाव हुए। एक 22 उपचुनाव जिसमें 19 भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो ये स्पष्ट हो गया कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद किया। उसके बाद दूसरा चुनाव और हुआ था, जो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीती। तो कहां गया वो 27 लाख किसानों को जो कर्जा, और वो जो आरक्षण की आपने बात की थी 27% जिसको लागू नहीं किया था, केवल वो एक घोषणा थी। उसके अलावा युवाओं को रोजगार देने की बात, तो ये मुद्दे जनता तक क्यों नहीं पहुंचे? इस मुद्दों को क्यों नहीं बना पाए? इस पर आत्ममंथन की जरूरत है। ठीक है, हाँ बोलिए योगेश जी, बोलिए। देखिए राखी जी, मुझे लगता है मेरे साथी विद्वान शायद कल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ढंग से पढ़ नहीं पाए। मैं इनकी जानकारी दुरुस्त किए देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वर्डिक्ट में लिखा है कि 2 साल से आपको हम ओबीसी आरक्षण के लिए लगातार ट्रिपल टेस्ट का समय दे रहे हैं। कड़ी फटकार लगाई है शिवराज प्रशासन को कि 2 साल का पर्याप्त समय मिलने के बाद जब इनके जनरल सॉलिसिटर ने
6 मई वाली हियरिंग पे ये बोला कि हमको 2 हफ्ते का समय और चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल का समय पर्याप्त होता है। जब आप 2 साल में आंकड़े नहीं जुटा पाए तो ट्रिपल टेस्ट के लिए 2 हफ्ते कहां से आपके लिए काफी होंगे। हम 10 मई को अपना वर्डिक्ट देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को क्लियर कर दिया था। बावजूद इसके अब जो शावर जी, जो 58% आबादी शावर जी बता रहे हैं, इन्हीं की जो कल भूपेंद्र सिंह मंत्री थे नगरीय प्रशासन, वो 48% आरक्षण के साथ 600 करने की रिपोर्ट बता रहे थे कि हमने 600 पेज की रिपोर्ट बनाई, 48% आबादी है ओबीसी की और उस पर हमने 35% की डिमांड करी। देखिए, आरएसएस के एजेंडे के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार की शुरू से ये मंशा नहीं थी, इनकी नीयत नेक नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था। यही कारण था कि जब 2019 में माननीय कमलनाथ जी ने परिसीमन करा लिया था, उसके अगेंस्ट इन्होंने ऑर्डी अध्यादेश लाकर उसको खत्म किया। तो डबल रोटेशन के आधार पर ये 2014 और 19 2 रोटेशन, एक 14 का एक 19 का, 2 रोटेशन के आधार पर ये पंचायत चुनाव अधूरे मन से कराना चाहते थे। शिवराज जी भली बात जानते थे कि ये पेच फंसेगा न्यायालय में। रही बात सैयद जाफर की, तो सैयद जाफर आज कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। पिछले 10-12 महीनों से उनका कांग्रेस पार्टी से पत्ता कटा हुआ है। जया ठाकुर और सैयद जाफर, ये लोग जिला सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते थे, इनके हितों का टकराव हो रहा था। तब पश्चात ये लोग न्यायालय में गए, लेकिन इसके बाद भी शिवराज प्रशासन के पास काफी समय था। इसी बात की सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। 17-18 साल से क्या किया? ओबीसी वर्ग से आते हैं शिवराज जी, इन्होंने ओबीसी वर्ग के हितों के लिए क्या किया? हमारी तो अर्जुन सिंह सरकार ने भी किया, दिग्विजय सिंह जी ने भी 14% का प्रावधान किया, माननीय कमलनाथ जी ने 27% न केवल पारित किया, कैबिनेट के माध्यम से उसको पारित करके राज्यपाल द्वारा अनुमोदित कराया। तो हमने कानून नेक नियत से बनाया था और हमारे वचन पत्र में ये बात शामिल थी, इसके लिए हमने काम किया था। अगर मार्च 2020 में हमारी सरकार नहीं गई होती तो हम उस आधार पर चुनाव संपन्न करा लेते। एक बात। दूसरी बात, महंगा पेट्रोल, डीजल, गैस, इसको हटा दो। खाने का तेल, रसोई घर का 44% खर्चा बढ़ चुका है। किसानों की क्या हालात है? माननीय कमल पटेल और प्रद्युम्न सिंह तोमर की जो वार्तालाप वीडियो वायरल हुआ है, उसके आधार पर इस बात की गंभीरता को समझा जा सकता है। आज पेयजल नहीं, भोपाल शहर में 3 दिन के लिए 30% आबादी को पानी नहीं मिलेगा। टैंकरों के द्वारा आधी अधूरी व्यवस्था की गई है। कोलार पेयजल लाइन जो माननीय दिग्विजय सिंह के टाइम डली थी, उसको मामा शिवराज 17-18 साल में भी दोबारा बदल नहीं पाए। बदलने की कवायद जरूर है, लेकिन बीच बीच में हर महीने में 3-4 दिन के लिए वो लाइनें फूट जाती हैं, उसको रोकना पड़ता है और जनता परेशान होती है। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? सिंहस्थ घोटाला इन्होंने किया, व्यापक घोटाला इन्होंने किया, पौधारोपण घोटाला इन्होंने किया, ई टेंडर घोटाला इन्होंने किया, कन्या विवाह योजना घोटाला जिसमें वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव के साड़ू ने किस प्रकार 2.5 करोड़ से ज्यादा फर्जी विवाह दिखाकर शासन से भुगतान प्राप्त किया है। संबल योजना के अंतर्गत जो शिवराज जी की थी, 70 लाख से अपात्र लोग उसमें शामिल थे ज्यादा, जिसको कमलनाथ जी ने रेक्टिफाइड किया था अपनी सरकार के द्वारा। हमने भू माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की, आप भू माफियाओं को संरक्षण देते हैं। हमने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, आप शराब माफियाओं को संरक्षण देते हैं। इंदौर में सरेआम गोलियां चलती हैं, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की मौतों के आंकड़े में आश्चर्यजनक वृद्धि है। आदिवासी अत्याचार के मामले में आपकी केंद्र सरकार आपको नंबर 1 का तमगा देती है। महिलाओं से बलात्कार के मामले में आज भी लगातार वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो शिवराज प्रशासन को कटघरे में खड़ी करती है। माननीय कमलनाथ जी ने सही कहा है, जनता शिवराज जी के साथ नहीं है। रही बात वो 28 उपचुनावों की, तो एक जबलपुर में एमडी, बिजली घर का जो एमडी था, उसके सामने एक इंजीनियर ने इस बात की पोल खोली कि बेईमानी से यह सरकार बनी है। देखिए, शिवराज सरकार जो ये अपना चौथा कार्यकाल कर रही है, ये जनता के जनादेश के माध्यम से नहीं कर रही है, ये चोरी की सरकार है। 35 करोड़ में इन्होंने हमारे विधायक खरीदे। इनके ऊपर सीधा आरोप लगाया दिग्विजय सिंह जी ने, मुन्ना लाल गोयल और चंबल संभाग के महेंद्र सिंह सिसोदिया अदालत में गए याचिका लेके मानहानि का। क्या हुआ? वहां खड़े ही नहीं हुए। 2-4 महीने बाद वो हाई कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी कि इन लोगों की मंशा नहीं है। मंशा कैसे होती? क्योंकि इन्होंने वास्तविकता में वो पैसे लिए थे।
तो ये झूठे लोग हैं और बेईमान लोग हैं, इनको तमगा मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी दे रहे हैं कि बेईमानी से सरकार बनी है। मुझे ये तो लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी राजीव जी, इनकी अगर बकवास खत्म हो गई हो तो मैं अपनी बात शुरू करूं। आ रही हूँ, एक सवाल के साथ ही आ रही हूँ शाहवत जी, एक सवाल के साथ ही आ रही हूँ। क्या मैं अमूमन जो भी मेहमान होते हैं भरपूर समय देती हूँ ताकि लड़ाई झगड़े वाली बात ही ना हो, ये ऑब्जेक्शन ना है कि हमें समय नहीं मिला। शावर जी एक छोटा सा सवाल, शावर जी एक छोटा सा सवाल है, ये सवाल योगेश जी से भी करूंगी। फिलहाल चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और ये आरक्षण, ये कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है, जनता के हित के लिए क्योंकि काम करती है, कोई चुनौती नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी मेरे साथी जो है वो बहुत सारी चीजें गिना रहे थे यार, और मुझे तो इस बात पे हंसी आती है। मुझे नहीं, पूरे देश और प्रदेश की जनता को इन पर तरस भी आता है और हंसी भी आती है कि ये उसी बात को कहते रहते हैं कि 35 करोड़ और 35 लाख क्या क्या बकते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित और चुनी हुई सरकार बनी है दोबारा, जो उपचुनाव हुए थे। तो इस बात को बुरी तरीके से नकार दिया जनता ने। और फिर जो भी उपचुनाव होते हैं, जो भी मुख्य चुनाव होते हैं, वहां कांग्रेस हारती है और भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनके पास ना तो कोई नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, ना नियंत्रण है। ये तो बस हवाओं में चल रहे हैं। इनका भविष्य क्या है ये खुद भी नहीं जानते, ना कार्यकर्ता इनके जानते, ना इनके नेता जानते। ये तो बस हवाओं में चल रहे हैं। ये एक दौर था इंदिरा जी के दौर में कांग्रेस का, कि कांग्रेस के पास एक दूरदृष्टि, पक्का इरादा और कड़ा अनुशासन था। ये तीनों हो चुके हैं। ये इनका नेतृत्व कौन कर रहा है इनको भी नहीं मालूम होगा अभी। तो इसलिए ये जो बेवजह के आरोप लगा देते हैं कि साहब चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और मक्कारी से और झूठ से सरकार बना ली गई। अरे भैया, अगर आपके साथ जनता होती या 15 महीने में जनता के हित में कुछ काम किए होते तो 10-25 विधायक जीत के आ जाते आपके। आप दोबारा कैसे आप सरकार बन गई और उपचुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? तो इस पे कोई गुस्सा ना करके बहुत गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए और कांग्रेस एक अच्छा विपक्ष बने, ये हम चाहते हैं। लेकिन ये इस तरीके की बातें करके जनता को हंसी आती है इनके ऊपर कि ये बोल क्या रहे हैं, फिर इनके मुद्दे जाते कहाँ हैं, जनता इन्हें पसंद क्यों नहीं कर पा रही? क्या हर वक्त बेईमानी हो जाती है? जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम काम नहीं कर पाती है, जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम हो जाती है। ये इस तरह की बकवास जो है ना अब जनता पसंद नहीं कर रही। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 2023 में देखिए 2.5 राज्यों में अभी पूरे देश में सरकार बची है, एक राजस्थान, दूसरा छत्तीसगढ़, आधा महाराष्ट्र। 2023 के चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा और ये स्पष्ट है। चलिए योगेश जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। यही सवाल आपसे भी है कि ये चुनाव, आरक्षण, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, ये कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ये चाहती थी कि पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव 27% आरक्षण के साथ हो। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय आया हम उसका सम्मान करते हुए चुनाव में जाएंगे और हम 27% से ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट देंगे, उम्मीदवार बनाएंगे, प्रत्याशी बनाएंगे। रही बात 28 उपचुनावों की बात करते हैं, देखिए दीन ईमान जिन लोगों का बिक चुका है, बेईमान लोग अगर इस प्रकार उपचुनावों के माध्यम से सरकार बनाने और बिगाड़ने लगे, जिसमें धन बल, बाहुबल, प्रशासनिक अमले के माध्यम से, बावजूद इसके ग्वालियर चंबल क्षेत्र जहां से सरकार गिराई गई, बार बार मैं हाईलाइट करूंगा, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 11 सीट आती है, वहां से 9 सीटें उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीती है। सिंधिया जी का वहां 0 प्रभाव था। आगे आने वाले 2023 का विधानसभा का चुनाव सिंधिया जी के आत्म स्वाभिमान का चुनाव होगा। उनको अपने आप को प्रमाणित करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में उनका क्या वजूद है ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर, क्योंकि 28 उपचुनाव में वहां से 9 सीटें कांग्रेस ने उनके जीती है। तो ये आंकड़े नहीं बदल सकते, आंकड़े सत्यता को प्रमाणित करते हैं। आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, रसोई घर के खर्चे हैं, बेरोजगारी है, किसानों की लाचारी है, खाद यूरिया संकट है, बिजली है, पानी है, सड़क है, ये तमाम वो मूलभूत सुविधाएं कोविड काल में जिस प्रकार 1,70,000 से ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश वासियों की हुई है, उसकी 17 साल के प्रदेश के मुखिया शिवराज जी
स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर कि ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लाइनें लगवा दी इन्होंने, शमशान घाट कब्रिस्तान में लाइनें लगवा दी शिवराज जी ने। तो क्या मध्य प्रदेश की जनता इनको इन सब कामों के लिए माफ करने वाली है? जनता जनार्दन तय करेगी कि क्या होना है। इन्होंने। ठीक है योगेश जी, मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ओबीसी आरक्षण पर रार तकरार जारी है और प्रदर्शन के माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश भी कहीं न कहीं विपक्ष ने, कांग्रेस ने की है। जनता का निर्णय क्या होगा, जनता क्या सोच रही है और पूरा जो एक माहौल बना हुआ है उसमें कौन खरा उतरेगा, किसकी नैया कहना चाहिए 2023 में पार लगेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।